दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज मैं आपको रस्किन बॉन्ड की एक बेहद ही दिलचस्प और रोमांचक कहानी सुनाने वाला हूँ। वैसे तो मेरे चैनल में रस्किन बॉन्ड की कई दिलचस्प कहानियां पहले से अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। और अगर आपको ये वाली कहानी अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त, बाहर घना जंगल और जंगल में मौत सा सन्नाटा। टेम्बू नाम का छोटा लड़का अपने गरीब झोपड़े में अपने बिस्तर में लेटा हुआ है और तभी उसकी आंख खुलती है और वो सोचता है कि क्या उसके पिता अपनी रात की ड्यूटी के लिए जाने को तैयार हैं। वो रात कुछ ज्यादा ही काली थी। आसमान में चांद जो नहीं था, पहाड़ के ऊपर फैले जंगल में सिर्फ मौत सी खामोशी फैली हुई थी, जो कभी कभी झिंगुरों की आवाज से गूंज उठती, कभी कभी हवा के झोंके के साथ कठफोड़वे की ठक ठक सुनाई पड़ती जो दूर किसी पेड़ के तने को अपनी चोंच से ठोक रहा होता। कभी कभी जंगली सूअर की गुर्राहट सुनाई पड़ती तो कभी कभी ऐसी आवाज आती जैसे वो सूअर अपने किसी पसंदीदा पेड़ की जड़ को अपने नुकीले दांतों से खोद रहा हो। पर जब ये आवाजें बंद हो जाती तो वही मौत सा सन्नाटा पूरे जंगल को अपने आगोश में ले लेता। टेम्बू का पिता बलदेव, जो कि एक रात का चौकीदार था, झोपड़े में बैठे बैठे उसने अपने शरीर को कफन की भांति एक शॉल से लपेटा हुआ था। आधी रात का वक्त था और ठंड भी थी। उसने वो शॉल को अपने शरीर से अलग किया और एक अंगड़ाई ली। वो अपनी रात की ड्यूटी देने के लिए जाने को तैयार था। वो रेलवे स्टेशन में नाइट गार्ड का काम करता था। वो स्टेशन सिर्फ नाम मात्र का एक झोपड़े सा दिखने वाला रेलवे स्टेशन था। बलदेव अपने बेटे टेम्बू के साथ उसी झोपड़े में रहता था। घने जंगल से घिरा हुआ उस रेलवे स्टेशन में गाड़ियां सिर्फ कुछ पल के लिए ही रुकती थी। उसके बाद वो एक चट्टान के बीच के कटाव से गुजरकर एक तीव्र मोड़ से होकर एक सुरंग में घुसती थी। ज्यादातर रेलगाड़ियां उस सुरंग से पहले तीव्र मोड़ में धीमी हो जाती और बलदेव का काम था उन रेलगाड़ियों को सिग्नल देना और ये बताना कि आगे सुरंग में कोई रुकावट नहीं है और रास्ता साफ है। उस सुरंग के बाहर एक खंबे में एक लैंप था जो सिग्नल का काम करता था और बलदेव का काम था कि वो लैंप हमेशा जला हुआ रहे और रेलगाड़ियां वहां से गुजर सके। वो लैंप बिजली से नहीं, तेल से जलता था, जिसे अक्सर बलदेव माचिस से जलाकर रोशन करता था। टेम्बू, जो कि झोपड़े में कंबल के अंदर दुबक के लेटा हुआ था, अपने पिता को जाता हुआ देखकर बोला, बाबा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं? बलदेव बोला, नहीं लल्ला, बाहर बड़ी ठंड है, तू यहीं रहना, बाहर मत निकलना। टेम्बू, जो सिर्फ 12 साल का था, वो हमेशा अपने पिता के साथ स्टेशन में नहीं सोता था। कभी कभी उसे अपने घर पर अपनी माँ और छोटी बहन का हाथ भी बटाना पड़ता था। उसकी माँ और बहन एक आदिवासी गांव में रहते थे जो कि जंगल के छोर पे था और स्टेशन से करीब 3 मील दूर था। वो लोग चावल की खेती से अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बलदेव खुद को खुशकिस्मत मानता था कि उसको एक छोटे से स्टेशन में खलासी का काम मिल गया था। ऊँघते हुए, जम्हाई लेते हुए बलदेव खड़ा उठा और पास ही रखा एक बुझा हुआ लालटेन हाथ में लिया और फिर वो इधर उधर माचिस के डिबिया ढूंढने लगा ताकि लालटेन जला सके। उसे पास ही रखी हुई माचिस की डिबिया मिल गई। बलदेव ने लालटेन जलाया और फिर झोपड़े से बाहर निकल गया और झोपड़े का दरवाजा बंद कर दिया। बलदेव के जाने के बाद टेम्बू वापस बिस्तर में घुसकर सो गया। बाहर काफी ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ अंधेरा था। हाथ में जलता लालटेन थामे बलदेव रेल की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर गिरता पड़ता चलता हुआ उस सिग्नल लैंप को देखने जाने लगा कि वो चल रहा है या नहीं, जो सिग्नल लैंप एक सुरंग के मुहाने के पास लगा हुआ था। वो गिरता पड़ता लड़खड़ाता किसी तरह उस सिग्नल तक पहुंचा। अब इस जगह पर एक अलग ही तरह का डर है जो माहौल में पसरा हुआ है। एक तरफ तो फैली हुई पहाड़ियां हैं और सामने एक मोड़, जिसे पार करने के बाद ऐसा रास्ता बना हुआ है जिसके दोनों तरफ घनी झाड़ियां और पहाड़ हैं।
जहां से कोई भी जंगली जानवर आसानी से हमला कर सकता है। और फिर बलदेव ने तो सुरंग के शेर की कहानियां सुन रखी थी, जो एक नरभक्षी बाघ था जो सुरंग के आसपास अक्सर आया जाया करता था। इसीलिए उसका नाम दी टनल टाइगर पड़ा था। और बलदेव को यह डर था कि उसका सामना कभी भी उस नरभक्षी बाघ या दूसरे किसी जंगली जानवर से हो सकता है। बलदेव को अभी उस खलासी की नौकरी में सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और इस बीच उसने उस नरभक्षी बाघ या दूसरे किसी जंगली जानवर को उस इलाके में नहीं देखा था। पर वहां पर तेंदुए जरूर आते थे और अभी कुछ समय पहले ही गांव के लोगों ने भालों और कुल्हाड़ी की मदद से एक तेंदुए को मारा था। और कभी कभी दूर की पहाड़ियों से बलदेव को किसी तेंदुए के गुर्राने की आवाजें सुनाई भी देती थी, मगर उसने कभी किसी तेंदुए को अपने झोपड़े या उस सुरंग के नजदीक नहीं देखा था। बलदेव पूरी हिम्मत के साथ रात के उस अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ रहा था। बलदेव खुद भी गांव और उस जंगल के बीच ही पला बड़ा हुआ था। उसे रात में उन जंगलों में घूमने की आदत थी, इसलिए उस घने जंगल के बीच उस सुनसान रास्ते में चलना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो उन जंगलों से बहुत अच्छे से वाकिफ था। अपने पूर्वजों की तरह बलदेव भी अपने साथ एक कुल्हाड़ी रखता था अपनी आत्मरक्षा के लिए, और फिर जंगली जानवरों के लिए कोई तो हथियार साथ में होना जरूरी था। देखने में तो ये कुल्हाड़ी एकदम मामूली थी, मगर बड़ी घातक थी। ये कुल्हाड़ी इतनी पैनी थी कि 3-4 वार में ही एक पूरे पेड़ को काट गिराने के लिए काफी थी। ये कुल्हाड़ी ऐसे कटाई करती थी मानो जैसे किसी तेज धार आरी से काफी देर तक किसी पेड़ को काटा गया हो। और बलदेव ये बात अच्छी तरह जानता था कि ये कुल्हाड़ी मुसीबत के वक्त उसके काम जरूर आएगी, जो किसी भी जंगली या खतरनाक जानवर का सफाया एक झटके में कर देगी। एक बार बलदेव ने इसी कुल्हाड़ी से एक जंगली सूअर को मार गिराया था, जिसे बलदेव और उसके परिवार ने 3 दिनों तक खाया था। इस कुल्हाड़ी के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से मजबूत स्टील का बना हुआ था। यह कुल्हाड़ी बलदेव के पिता ने कोयले की आग में तपाकर बनाई थी। यह कुल्हाड़ी बलदेव की आत्मरक्षा के लिए थी, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। ये उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वो जहां भी जाता इस कुल्हाड़ी को अपने साथ ही लेकर जाता था, चाहे कहीं भी जाना हो। 7 मील दूर हाट बाजार में या आदिवासी गांव के किसी भी कार्यक्रम में वो इस कुल्हाड़ी को लेकर ही जाता। एक बार एक आदमी जो किसी दफ्तर में काम करता था, उसने अच्छे पैसे देकर उस कुल्हाड़ी को खरीदना चाहा, मगर बलदेव ने वो कुल्हाड़ी बेचने से साफ इनकार कर दिया। अब बलदेव उस सुरंग के करीब पहुंचा। यहां पर एक दिलचस्प बात थी। उस सुरंग के मोड़ काफी घुमावदार और तीखे थे और अंधेरा इस सुरंग को पूरी तरह से घेरे हुए था। बलदेव ने देखा कि सिग्नल देने वाला लैंप बुझा हुआ है। अब बलदेव को जल्द से जल्द उस लैंप को जलाना था, और अगर उस लैंप में तेल कम हुआ तो बलदेव को वापस घर जाकर तेल लाना होगा और उस लैंप में डालकर उसे जलाना होगा। मगर रेलगाड़ी को आने में अभी सिर्फ 5 मिनट ही बचे थे। अब बलदेव ने झट से अपनी जेबें टटोलनी शुरू की। वो माचिस ढूंढ रहा था ताकि उस सिग्नल लैंप को जल्द से जल्द जला सके, मगर तभी उसे एक डरा देने वाली हिरन की चीख सुनाई दी, मानो जैसे कोई भारी भरकम चीज उस हिरन के ऊपर कूदी हो। ये आवाज बलदेव के पीछे वाली झाड़ियों में से आ रही थी। यकीनन उस हिरन पर किसी बड़े जानवर ने हमला कर उसे मार डाला था। बलदेव के पास डरने का भी वक्त नहीं था। रेलगाड़ी कभी भी आ सकती थी, इसलिए उसने फटाफट सिग्नल लैंप को देखा। हाँ, उसमें अभी भी तेल बचा हुआ था। बलदेव ने बिना समय गवाए जेब से माचिस की डिबिया निकाली और उस सिग्नल लैंप को जला दिया। अब उसने अपना लालटेन उठाया और सुरंग के मुहाने की तरफ दौड़ने लगा। जलते लैंप की रोशनी में दौड़ते बलदेव की परछाई सुरंग की दीवारों में नाचती सी प्रतीत हो रही थी। उस सुरंग की दीवारें रेलगाड़ी के धुएं की कालिक से काली पड़ चुकी थी। बलदेव ने दौड़ लगाकर पूरी सुरंग का अच्छे से मुआयना किया कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं। हाँ, वो सुरंग रेलगाड़ी के गुजरने के लिए एकदम सुरक्षित थी। उसकी पटरियों में कोई रुकावट नहीं थी। बलदेव सुरंग के मुहाने से बाहर निकला और पास ही एक कोने में बैठ गया और रेलगाड़ी का इंतजार करने लगा।
मगर रेलगाड़ी नहीं आई। शायद आज वो थोड़ा देरी से चली थी। बलदेव ने सोचा ट्रेन आने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, तो वो बैठे बैठे ऊँघने लगा और गर्म शॉल के अंदर कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उधर बलदेव के झोपड़े में टेम्पू अपने बिस्तर पर सोया हुआ था कि तभी जमीन में कंपन होने लगी। ऐसा तब होता था जब भी ट्रेन वहां से गुजरती थी। उस कंपन और ट्रेन की गड़गड़ाहट से सोए हुए टेम्पू की नींद टूट गई। वो उठकर बैठ गया और आंख मूंदते हुए बुदबुदाया, बाबा ट्रेन आ रही है, लैंप जलाकर ट्रेन को सिग्नल दे दीजिए। मगर जब टेम्पू ने अपनी पूरी आंखें खोली तो देखा कि उसके पिता कब का जा चुके हैं। अब टेम्पू को नींद नहीं आ रही थी और वो बैठा बैठा अपने पिता का इंतजार करने लगा। उधर सुरंग के मुहाने के पास बलदेव अपने गर्म शॉल के अंदर दुबका बैठा सोया हुआ था कि तभी एक गुर्राहट को सुनकर उसकी नींद खुल गई। वो जानता था कि वो गुर्राहट एक बाघ की गुर्राहट थी। वो तुरंत खड़ा उठा। उसके पास भागने का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि वो पहाड़ी के एक कटाव के बीच की पटरियों के पास था, जहां से भागना नामुमकिन था। इसलिए अब उसके पास एक ही रास्ता था। उसने अपनी कमर से कुल्हाड़ी निकाल के मजबूती से अपने हाथ में थामी और कुल्हाड़ी उस तरफ मोड़ी जिस तरफ से वो गुर्राने की आवाज आ रही थी। बलदेव कुछ पल डटकर खड़ा रहा और जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। और फिर कुछ पत्थरों के लुढ़कने की आवाज के साथ एक भारी वस्तु के गिरने की आवाज आई। ये सब एक बाघ के आने का संकेत है। और वो बाघ एक ही छलांग में उस सुरंग के मोड़ पे पहुंच चुका था। अब बलदेव की परेशानी बढ़ चुकी थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि बाघ सुरंग से आ रहा है या पीछे से, या फिर वो उसकी झोपड़ी की तरफ जा रहा है जहां पर उसका बेटा टेम्पू अकेला सोया हुआ है। मगर उसकी ये परेशानी जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि उसको कुछ दिखाई दिया। उसे वो चीज धीरे धीरे उसके करीब आती दिखाई दे रही थी। बलदेव ने लालटेन उठाकर उसकी तरफ किया और उसकी रोशनी में देखा, और जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक वयस्क बाघ उसकी तरफ आ रहा था। बलदेव के पास भागने की ना जगह थी, ना ही भागने का कोई फायदा, क्योंकि बाघ मनुष्य से बहुत फुर्तीले और तेज होते हैं। बलदेव भागा तो बाघ उसे तुरंत ही दबोच लेगा, इसलिए भागने का कोई फायदा नहीं था। बाघ बलदेव के नजदीक आता जा रहा था। उसकी आंखें सिग्नल लैंप की रोशनी में चमक रही थी। बलदेव हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े पैर जमा कर खड़ा रहा। बाघ अब उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बाघों को यह नहीं पसंद कि कोई उनके रास्ते में उनका रास्ता रोक के खड़ा रहे। बाघ अब लंबे लंबे कदम भरता हुआ बलदेव की तरफ दौड़ने लगा। बलदेव भी कुल्हाड़ी थामे बाघ के हमले के लिए तैयार हो चुका था। बाघ ने एक ऊंची छलांग लगाई और पंजा निकालकर बलदेव के ऊपर कूदा, मगर बलदेव भी अपनी पैनी कुल्हाड़ी के साथ पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस बाघ पर एक जोरदार प्रहार किया और उछलकर दूसरी तरफ कूदा। बलदेव की कुल्हाड़ी का वार बाघ के कंधे पर लगा। अब बाघ एक जोरदार दहाड़ के साथ बलदेव की तरफ मुड़ा और उस पर अगला हमला करने को तैयार हो गया। बलदेव भी तैयार था। बाघ बलदेव के ऊपर कूदा। बलदेव ने कुल्हाड़ी घुमाई और बाघ के सिर पर वार किया, मगर बाघ चालाकी से नीचे झुक गया और वो कुल्हाड़ी फिर से उसके कंधे में जा लगी। मगर कुल्हाड़ी के इस वार ने बलदेव के लिए मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी बाघ के कंधे की हड्डी में अटक कर फंस गई। अब बलदेव एकदम निहत्था हो चुका था और बाघ दर्द से और ज्यादा आक्रामक और गुस्सैल हो गया था। उसने बलदेव पर एक और जोरदार वार किया और बलदेव को चीर दिया। उस वार के साथ बलदेव जमीन में गिर गया। बाघ कभी उसके कंधे में दांत गड़ाता तो कभी अपने पंजों से उसकी छाती नोचता। बलदेव अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था, मगर बाघ ने अपने नुकीले पंजे से एक जोरदार वार बलदेव की पीठ पर किया और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और इसी के साथ बलदेव की आंखें बंद हो गई और सांसें थम गई। बलदेव मर गया। वो बाघ लड़खड़ाता हुआ वहीं पटरी पर ही बैठ गया
और अपने घावों को चाटने लगा। वो अपने घावों को चाटने में इतना खो गया था कि उसे आती हुई ट्रेन की गड़गड़ाहट और उसकी सीटी सुनाई नहीं पड़ी। ट्रेन पटरी के ऊपर दौड़ती हुई सुरंग के नजदीक आ रही थी और सुरंग के पास पटरी के ऊपर शेर बैठा अपने घावों को चाट रहा था। उस अंधेरे काले जंगल में ट्रेन के इंजन से निकल रही चिंगारी दिवाली के पटाखों की तरह प्रतीत हो रही थी। सुरंग के मुहाने के करीब पहुंचते ही ट्रेन ने एक बार फिर से सीटी बजाई और बाघ ने देखा कि ट्रेन उसके एकदम करीब आ चुकी थी। बाघ के पास भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि वो सुरंग के मुहाने में पहाड़ के कटाव के बीच की पटरी के ऊपर था। उसके लिए कूदकर दूसरी तरफ जाना लगभग असंभव था। इसलिए वो बाघ अब लड़खड़ाता हुआ पटरी के ऊपर ही दौड़ने लगा और सुरंग की तरफ जाने लगा। ट्रेन उसके पीछे थी और वो ट्रेन के आगे आगे दौड़ता हुआ सुरंग के अंदर घुस गया और ट्रेन भी उसके पीछे पीछे सुरंग के अंदर घुस गई। सुरंग के अंदर ट्रेन की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और फिर सुरंग के दूसरे छोर से ट्रेन बाहर निकल आई और वहां से चली गई। अब उस सुरंग और पूरे जंगल में वही खामोशी और मौत सा सन्नाटा छाने लगा। उस ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को अगले स्टेशन में धीरे से रोका ताकि उसके गर्म इंजन में पानी डालकर उसे ठंडा कर सके और इसी बहाने उसे अपनी कमर सीधी करने का भी मौका मिल गया। ट्रेन का ड्राइवर जब इंजन के सामने आया तो जो उसने देखा वो देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इंजन के सामने खून लगा हुआ था और उसके साथ ही एक बाघ का आधा कटा हुआ शरीर उस इंजन में फंसा हुआ था। हाँ, वो बाघ उस सुरंग को पार नहीं कर पाया था और ट्रेन के जोरदार टक्कर से उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे। उस स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग भीड़ लगाकर शेर के कटे हुए शरीर को देखने के लिए जमा हो गए। बहुत शोर शराबा मच गया, मगर पीछे उस सुरंग के मुहाने के पास रोना और चिल्लाना हो रहा था। टेम्बू अपने पिता की लाश के पास बैठा रो रहा था। उसे उस अंधेरे का भी डर नहीं था। वो बस अपने पिता की लाश के पास बैठा रहा, क्योंकि उसे अपने पिता की लाश को लकड़बग्घों और गीदड़ों से बचाना था। थोड़ी देर बाद सवेरा हुआ और उसकी पहली किरण के साथ एक दूसरा चौकीदार उस स्टेशन में आया और जब वो चौकीदार सिग्नल लैंप को देखने के लिए सुरंग के मुहाने के पास आया तो उसने एक छोटे बच्चे को अपने पिता की लाश के पास बैठा हुआ पाया। टेम्बू, उसकी बहन और उसकी मां पूरे 2 दिनों तक शोक में डूबे रहे, मगर जिंदगी की गाड़ी किसी मुसाफिर के चले जाने से रुकती नहीं है। इसलिए उस परिवार का भरण पोषण करने के लिए किसी को तो जिम्मेदारी उठानी थी, तो वो जिम्मेदारी टेम्बू ने उठाई। 3 दिन के बाद टेम्बू उस रेलवे स्टेशन में अपने पिता की जगह में रात की चौकीदारी करने लगा। अब उसका काम था ये देखना कि उस सुरंग के अंदर कोई रुकावट ना हो और सिग्नल लैंप हमेशा जलता रहे। ऐसे ही एक रात टेम्बू सुरंग के पास उस सिग्नल लैंप को जला रहा था कि तभी टेम्बू को सुरंग के मुहाने में एक बाघ दिखाई दिया जो टेम्बू की तरफ ही देख रहा था। टेम्बू ने अपनी कमर से अपने पिता की कुल्हाड़ी निकाली और हाथ में पकड़कर गुस्से से उस बाघ की तरफ देखा और जोर से चीखा। वो बाघ कुछ पल टेम्बू को देखता रहा और फिर वो वहां से चला गया। टेम्बू की आंखों में अपने पिता की यादें थी और हाथ में उनकी आखिरी निशानी, वो कुल्हाड़ी जिसे उसने सारी जिंदगी अपने साथ रखा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। चैनल से जुड़े रहें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।